हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है बेटा अपना मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में क्या है, मैट्रिक्स ऑब्वियसली है। तो इसमें क्या है बेटा, पहले डेफिनेशन इसकी। डेफिनेशन में क्या है बेटा कि यदि कोई भी मेरे पास एलिमेंट्स हैं उनका अरेंजमेंट है, कुछ एलिमेंट्स का क्या है अरेंजमेंट, क्या कहलाता है हमारा मैट्रिसेस या मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि देखो क्या कह रहा है, अ सेट ऑफ m इंटू एन नंबर्स, m इंटू एन, m और n दोनों क्या है एक इंटीजर या नेचुरल नंबर बोल सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है m इंटू एन, पर्टिकुलर में यदि मैट्रिक्स के लिए बात करूँ तो ऑब्वियसली क्या है एक नेचुरल नंबर है बेटा। तो m इंटू एन नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स कैसे भी हो, ठीक है ना, नंबर्स टोटल ये हैं m इंटू एन नंबर्स अरेंज, ये नंबर तो m इंटू एन ही है, एलिमेंट्स कैसे भी हो सकते हैं वो, ठीक है, रियल और इमेजिनरी, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर यानी रेक्टेंगल की एरे की फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, उनको अरेंज कर रहे हैं। हैविंग m रोज, जिसमें कितने रो हैं, m तो रो हैं, एंड n कॉलम्स हैं और n कॉलम्स हैं, तो क्या कहलाता है वो कहलाता है बेटा मैट्रिक्स। जैसे कि अपन क्या बोल रहे हैं, देखो यदि मैट्रिक्स A बोल रहा हूँ मैं, शॉर्ट में यदि मैं बोलता हूँ ए आई जे ऑफ m इंटू एन, इसका मतलब जो I है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, नंबर ऑफ रोज को, और J क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, नंबर ऑफ कॉलम्स को। और इसमें जो फर्स्ट होता है वो नंबर ऑफ रोज होते हैं और सेकंड होता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स होती हैं बेटा। क्या होती हैं, कॉलम्स, ठीक है, ये रो ये कॉलम, और ए आई जे, आई आयत रो, जे जेथ कॉलम, ठीक है। तो आई की वैल्यू ऑब्वियसली कहाँ से कहाँ तक बेटा, 1 to m, और नेचुरल नंबर जे की वैल्यू भी 1 to n नेचुरल नंबर, ठीक है। जैसे कि यदि मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात करूं तो क्या हो जाएगा बेटा, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अप टू A1n फर्स्ट रो nth कॉलम। समझ में आए क्या लिखा है मैंने। सिमिलर बेटा सेकंड रो में जाता हूं मैं, तो सेकंड बोलो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो nth कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो nth कॉलम, mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, अप टू mth रो nth कॉलम। तो ये कितने एलिमेंट्स हैं बेटा, एलिमेंट्स कैसे भी हो सकते थे रियल और इमेजिनरी, ये एलिमेंट्स कैसे भी हो सकते हैं रियल और इमेजिनरी, पर हमने कैसे में किया है, m रो फर्स्ट टू m, ऑब्वियसली क्या है एक नेचुरल नंबर होगा, और n भी क्या होगा एक नेचुरल नंबर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, m इंटू एन ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बोलते हैं बेटा, जिसमें ऑब्वियसली ये रो R1 रो 1, ये रो 2, रो 3, अप टू रो mth रो। और यदि ये मैं इनकी बात करूं बेटा, तो ये C1 कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और ये कॉलम n, कौन सी कॉलम है, nth कॉलम है। क्लियर है। तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, एक मैट्रिक्स कहलाता है। ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है हमारा, मैट्रिक्स कहलाता है। यदि इसमें सिर्फ मुझे 2/3 की लिखनी है तो कहाँ से कहाँ तक हो जाती है बेटा, इधर देखो, सिर्फ मुझे 2/3 की लिखनी है, 2a 3 ये हो जाएगी, बस आया समझ में। यदि मुझे 3/3 की लिखनी है बेटा, तो 3/3 में कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी बताओ, आया समझ में। यदि मुझे 1/3 की लिखनी है, बोलो क्या करूँगा मैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सिर्फ इतनी हो जाएगी। यानी एक यदि मैं लिखना चाहूँ एक और मैट्रिक्स मैंने बी मान ली कोई भी बेटा, बी आई जे
ऑफ 1 इंटू 4 लिख दिया। चलो तो ये बताओ क्या बनेगी, b इज इक्वल टू बेटा A11 A12 A21 सॉरी A31 A1314। फर्स्ट रो ये, कॉलम कितनी है 4 है, रो तो एक ही है बेटा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो बेटा एक और लिख देता हूँ, सी कोई एक मैट्रिक्स है Cij और मैंने लिख दिया बाई चांस 3/2। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, सी एक मैट्रिक्स होगी जिसमें कॉलम कितने होंगे बेटा 2 और रो कितने होंगे 3, C11 C12 C21 C22 C31 C32, 3 रो 2 कॉलम, कितने ऑर्डर की 3/2 ऑर्डर की। तो मीनिंग समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है, इन 6 का अरेंजमेंट है, इन 6 एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा, रियल इमेजिनरी कैसे भी हो सकते हैं। The number of matrices having 12 elements is, कोई एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं 12 एलिमेंट्स हैं। तो बताओ कौन कौन से क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं बेटा। 1 इंटू 12 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 2 इंटू 6 की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 3 इंटू 4 की हो सकती है, हो सकती है। 4 इंटू 3 की, क्या ये दोनों सेम होंगी 3 इंटू 4 4 इंटू 3? नहीं होंगी भाई, ध्यान दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 3 रो है 4 कॉलम है बेटा, यहाँ पे 4 रोज और 3 कॉलम्स है। क्लियर। नेक्स्ट 6 इंटू 2 और नेक्स्ट 12 इंटू 1। यहाँ 1 रो 12 कॉलम, 1 रो 12 कॉलम, 12 रो 1 कॉलम, अलग अलग हो गए बेटा। क्लियर है। तो बताओ क्या और कितनी टोटल पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6, तो यानी 6 टाइप की मैट्रिक्स पॉसिबल है इसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है बेटा हमें कि मैट्रिक्स ए है Aij ऑफ ऑर्डर 2/3। ऑर्डर क्या उसका 2 रो 3 कॉलम, whose elements are such that Aij is equal to I plus A, यानी Aij is equal to I plus J। तो बताओ यहाँ से क्या करें, एक मैट्रिक्स A11 A12 कितनी रो कितनी कॉलम, कॉलम 3 है बेटा, A13 A21 A22 A23, ये होंगे या नहीं होंगे। तो बताओ फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा, A11 1 + 1 2, A212 1 + 2 3 4 3 4 and 5, 2 3 4 3 4 5। तो आंसर क्या हो गया बेटा ए। इजी है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिसेस बेटा, मैट्रिक्स के टाइप। फर्स्ट इसमें जो लिए मेन जो सबसे काम की हमारी, इसीलिए वहीं से स्टार्ट किया मैंने, स्क्वायर मैट्रिसेस या स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, m इंटू एन। m इंटू एन का मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये क्या कहलाता है हमारा, क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है। तो इसमें क्या करें, अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दी मैंने एक, यदि मैं 1/1 की लिखूं, एक मैट्रिक्स ऑफ 1/1, तो ये क्या हो जाएगा A11। इसको हम एज आ एलिमेंट्स भी लिख देते हैं भाई, सिर्फ एक अकेली मैट्रिक्स है जिसको हम एज आ एलिमेंट लिख सकते हैं। ठीक है। यदि 2/2 की लिख रहा हूँ बेटा, तो A11 A12
821 822, और जो सबसे ज़्यादा यूज़ आती है हमारे वो 3x3 की मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होती हैं बेटा यहाँ पर। इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पॉसिबल होता है, इसी मैट्रिक्स का क्या पॉसिबल है, डिटरमिनेंट पॉसिबल है, सभी का पॉसिबल नहीं है। इसमें कभी कभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की ओर बात कर रहा है, इन जनरल बात करता है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स में। यदि मैं बोलना चाहूँ A11 A12 A21 अप टू AN1 A12 अप टू A1N A22 अप टू A2N एंड लास्ट अप टू ANN। एक और लिख देता हूँ AN2। अब इसमें क्या बात करता है बेटा, इसमें चीज़ें इसमें पूछता है मैं कि इसमें एलिमेंट्स कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हैं। तो इसमें एक चीज़ तो ये ध्यान रखो, ये एलिमेंट्स कौन से कहलाते हैं हमारे, डायगोनल एलिमेंट्स। मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल कुछ भी लिखो, तीनों में से मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल, तीनों में से कुछ भी लिखो। यानी ये कौन से कहलाते हैं हमारे, डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से बेटा, A11 A22 A33 अप टू ANN, यानी I इज इक्वल टू J। कौन से कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं भाई। मेन डायगोनल बोलो, प्रिंसिपल डायगोनल बोलो, चाहे ओनली डायगोनल बोल दो भाई, सब एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं देखो इसमें, तो ये तो कौन से कहलाते हैं, डायगोनल। तो यहाँ पर एक चीज़ और पूछता है हमसे, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, TRACE, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इन जनरल TR ऑफ A। ये होता क्या है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। यदि मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो बताओ क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 to N। I की जगह 1 रखा, A11, 2 रखा, A22, A33, कहाँ से कहाँ तक, N ऑर्डर का। यदि ऑर्डर 3 है तो 1 to 3 हो जाएगा। यानी और लिखना चाहें तो रिजल्ट कितना हो जाएगा बेटा, A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस अप टू ANN। क्या कहलाता है बेटा, ये ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स A। इसको हम शॉर्ट में TR ऑफ A लिख देते हैं, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स A। क्लियर है। हाँ, तो मैं एक चीज़ और बता रहा था कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की कहीं कहीं पूछ देता है कि इधर कितने उधर कितने। तो इसको जो मैं बता रहा हूँ इसको याद रखो और इसी से निकालो, ध्यान रखो भाई। क्या कह रहा हूँ मैं, बताओ इसमें, बताओ बेटा कितने एलिमेंट्स होंगे डायगोनल्स में, n। कितने एलिमेंट्स, n एलिमेंट्स। टोटल कितने, n स्क्वायर, n रो n कॉलम, टोटल कितने, n इंटू n, n स्क्वायर। n यहाँ पे गए तो बताओ इधर कितने बचे, n स्क्वायर माइनस n बाई 2। इस डायगोनल के नीचे n स्क्वायर माइनस n बाई 2, और इसके इधर भी कितने बचेंगे, n स्क्वायर माइनस n बाई 2। दोनों तरफ इतने इतने बचेंगे। तो इधर n स्क्वायर माइनस n बाई 2, इधर भी n स्क्वायर माइनस n बाई 2, और इधर n। इसको हम NC2 भी लिख सकते हैं, वो लिखने का तरीका भाई। NC2 भी n इंटू n माइनस 1 बाई 2 भी होता है, NC2 और ये n। तो कभी भी एलिमेंट्स की बात करें कहीं पे भी कि बताओ इसमें कितने कैसे कैसे एलिमेंट्स हैं, हमें ज़्यादातर जो पूछता है वो नंबर ऑफ जीरोस के बारे में पूछता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि डायगोनल कोई भी एलिमेंट्स है वो देखते हैं, अभी आगे आ जाएगा। तो ये कौन सी थी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। एक ट्रेस आता है यहाँ पर और एक एलिमेंट्स के डायगोनल एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इसमें बेटा क्या है, डिटर्मिनेंट, जो मैं बोल ही चुका हूँ पहले ही, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमेशा डिटर्मिनेंट की बात कर रहा है तो वो स्क्वायर ही होगी मैट्रिक्स, क्यों हमें पता है डिटर्मिनेंट हमेशा किसका निकलता है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। डिटर्मिनेंट हमेशा किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है भाई, ठीक है, ध्यान रखोगे। तुम क्या कह रहे हैं बताओ। नेक्स्ट में डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी है क्या ये, यदि कोई एक मैट्रिक्स में लिख देता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स 3×3 की लिख देता हूँ, चलो थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है बेटा ये, क्यों इसमें एग्जाम्पल शुरू में बहुत इजी से होते हैं, मज़ा नहीं आता भाई, ठीक है, तो थोड़ा सा बोरिंग है, झेलना है भाई ये टॉपिक। तो देखो क्या कह रहे हैं, ये कोई भी एक मैट्रिक्स लिखी और इसका बात कर रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। इसका मतलब क्या करना है बेटा, हमें ए का जो स्क्वायर मैट्रिक्स थी उसको किस में कन्वर्ट करना है, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है, बस इतना सा। यानी क्या हो जाएगा ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, दिस इज योर आंसर। इसको सॉल्व कर ही सकते हैं, डिटरमिनेंट बता ही दिया है, तो कैसे एक्सपेंशन करते हैं, रो वाइज कॉलम वाइज जैसे भी चाहो। तो ये क्या कहलाता है हमारा, डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, डिटरमिनेंट की कभी बात कर रहा है स्क्वायर लिखे या नहीं लिखे, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं देखो, नेक्स्ट आता है बेटा इसमें कि एक चीज़ हमें कहता है बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसा है, 0 है तो वो सिंगुलर, और 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर। यानी डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0, तो कैसी होगी ये, सिंगुलर मैट्रिक्स। और डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये मैट्रिक्स कैसी होगी, मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान रखेंगे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का मीनिंग क्या है। यदि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है, यदि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है बेटा, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसा है, 0 हो रहा है तो वो कौन सी कहलाएगी, सिंगुलर, और 0 नहीं है तो वो कौन सी कहलाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर, कोई डाउट है। तो ये हमारा कौन सा है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट आता है बेटा इसमें डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या क्या होता है बेटा हमारा, डायगोनल मैट्रिक्स है कि डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं उसके, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सभी एलिमेंट्स कैसे होने जरूरी हैं, 0 होने जरूरी हैं। ऑल द एलिमेंट मस्ट बी 0 एक्सेप्ट द डायगोनल। यानी aij इज इक्वल टू 0, aij इज इक्वल टू 0 इफ i इज नॉट इक्वल टू j। यदि i j के इक्वल नहीं है तो वो सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, हमारे 0 होने चाहिए। क्लियर। तो यहाँ से देखो क्या कह रहे हैं, यदि मैं एक 3×3 की डायगोनल मैट्रिक्स लिखूँ तो ऑब्वियसली कोई भी A11 ये 0 0 0, A22 0 0, A33, तो ये कौन सी कहलाएगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। इसको हम शॉर्ट में और कैसे लिख देते हैं बेटा, A डायगोनल ऑफ A11 A22 A33, ये हमारी क्या कहलाती है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो कैसे लिख देते हैं इसको, इस फॉर्म में भी लिख देते हैं भाई, ध्यान रखोगे, लिखोगे। हाँ तो भाई, तो ये क्या था हमारा डायगोनल, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये ध्यान रखना है, डी कौन से एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स की क्लियर है कि डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सभी क्या होने चाहिए, 0 होने जरूरी है भाई। हाँ, ये मतलब ये 0 होने जरूरी है, ये 0 है या नहीं हमें कोई मतलब नहीं है इससे भाई। ठीक है नहीं, यानी ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ध्यान देना। 1 0 0 0 0 0 0 0 2 कैसी मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, पूछता है यहाँ पे बेटा हमसे
मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ डायगोनल मैट्रिक्स। हो सकता है आगे इसमें मैंने पीपीटी में लिख दिया हो, क्या बात कर रहा हूं मैं, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ डायगोनल मैट्रिक्स। इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज बताओ कितने होने जरूरी है, ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर की है बेटा। ऑब्वियसली डायगोनल्स के अलावा सब जीरो होने जरूरी है, इनके अलावा ये प्लस ये करो, चाहे टोटल माइनस ये कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा बताओ, एन स्क्वायर माइनस एन, टोटल एन स्क्वायर, डायगोनल एलिमेंट्स एन, तो कम से कम इतनी क्या होनी जरूरी है, जीरो होनी जरूरी है। क्लियर, कोई डाउट? नेक्स्ट बेटा, डायगोनल एलिमेंट्स में हम दो और डिफाइन कर देते हैं भाई, क्या क्या बेटा, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब इसको जनरली हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर वन। यदि मैं 1 by 1 की डायगोनल मैट्रिक्स लिखना चाहूँ तो 1 ही हो जाएगा। यदि मैं 1 by 1 की जगह 2 by 2 की लिखना चाहूँ बेटा तो 1 0 0 1, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है बेटा। ये हम जनरली I2 लिख देते हैं और कहीं कहीं I भी लिख देगा, ऑर्डर 2 बोल देगा। I3 का मतलब ऑर्डर 3, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी क्या लिखेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई लिखो, I3 लिखो, I3 का मतलब ऑर्डर हाथ के हाथ बोल रहे हैं हम, कितना है बेटा, 3 by 3। तो ये कौन सी कहलाती है हमारी, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम I1, ये इसको भी लिखना चाहें तो I1, ये I2, I3 एंड सो ऑन, और कहीं I भी लिख रहा है तो ऑर्डर बोल देगा कि ऑर्डर ये है। कोई डाउट? तो ये क्या कहलाती है हमारी, यूनिट मैट्रिक्स बेटा। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स, नेक्स्ट कौन सी है, स्केलर मैट्रिक्स। ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या था बेटा, यदि कंप्लीट और मैं लिखना चाहूँ एक बार और, उसको मैं एक बार और लिख देता हूँ बेटा। यूनिट मैट्रिक्स में एक जनरलाइज भी डिफाइन कर देता हूँ कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड ए आई जे इज इक्वल टू 1 इफ आई इज इक्वल टू जे। ये कौन सी थी हमारी, यूनिट मैट्रिक्स थी भाई, कि ए आई जे इज इक्वल टू 1 व्हेन आई इज इक्वल टू जे। ठीक है नहीं? तो अब देखो क्या कह रहे हैं हम, नेक्स्ट कौन सी बोल रहे हैं बेटा, नेक्स्ट है स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स में क्या कंडीशन है बेटा, कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड ए आई जे इज इक्वल टू एनी नंबर डी व्हेन आई इज इक्वल टू जे। यदि डी 1 हो गया तो ऑब्वियसली है यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगी, और डी 1 के अलावा कुछ और है तो ऑब्वियसली कौन सी बन गई, वो स्केलर मैट्रिक्स बन गई। यानी क्या होगा बेटा, एक मैट्रिक्स यदि मैं 2 by 2 की लिखना चाहूं, डी फिक्स है, कोई भी 2 लिख दो, 3 लिख दो। 3 by 3 की लिखना चाहूं मैं 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये मैंने 5 लिख दिया है इस केस के लिए। ठीक है नहीं? तो इसको हम ध्यान दो बेटा, यहाँ पे जो कॉमन आता है, वैसे आगे आ जाएगा पर फिर भी मैं यही बता रहा हूँ, यहाँ पे जो कॉमन आता है बेटा मैट्रिक्स में या मल्टीप्लाई होता है, वो प्रत्येक एलिमेंट में होता है। डिटरमिनेंट में क्या होता था, एक रो या एक कॉलम में होता था, याद आ रहा है? यदि कोई भी के का मल्टीप्लाई करते थे डिटरमिनेंट में क्या होता था, एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता था, या कॉमन लेते थे तो एक रो या एक कॉलम से कॉमन आता था। यहाँ पर मैट्रिक्स में प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है या प्रत्येक एलिमेंट से कॉमन आता है। यानी मैं 5 कॉमन ले रहा हूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, 5 × 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1, यानी ये 5 × i हो गई बेटा, और I3 बोलना चाहो तो I3 हो गई। तो यानी कोई भी एक स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी बेटा, कोई भी लैम्डा टाइम्स या डी टाइम्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, कोई भी डी या लैम्डा या के टाइम्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है नहीं। तो ये कौन सी कहलाएगी बेटा, हमारी स्केलर मैट्रिक्स। कोई डाउट? नेक्स्ट आता है बेटा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रो एक होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो, नंबर ऑफ रो कितने होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। यानी यदि मैं जनरलाइज बात करूं, एक कोई एक मैट्रिक्स है ए आई जे ऑफ ऑर्डर m इंटू एन, तो m इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 1, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑर्डर क्या कहलाता है बेटा, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 1 रो मैट्रिक्स कहलाएगी भाई, ठीक है। यानी ए कोई भी मैं 1/2 लिख के की मैट्रिक्स लिखना चाहूँ, ए आई जे ऑफ 1/2, यानी क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू A11 A12, नंबर ऑफ रो कितनी होंगी, 1 होगी। ये भी एक मैट्रिक्स डिजिट में लिख देता हूँ, कोई 2 5 7 -3 क्या कहलाएगी, एक बेटा रो मैट्रिक्स कहलाएगी। नंबर ऑफ रो कितने हैं, एक है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ऑफ कॉलम्स या कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स आर 1। यदि एक मैट्रिक्स ए है, ए आई जे ऑफ ऑर्डर m इंटू एन, ऑफ ऑर्डर m इंटू एन, तो n इज इक्वल टू कितने, 1, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वो क्या कहलाएगी बेटा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी कोई भी एक मैट्रिक्स लिख दी मैंने 3/1, ए आई जे ऑफ 3/1, इसका मतलब मैट्रिक्स ए कितनी हो जाएगी, कॉलम एक ही होगी भाई, A11 A21 और A31। तो ये कौन सी कहलाएगी हमारी बेटा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। यदि मैं कहीं लिख दूँ सिर्फ A11 बेटा, एक मैट्रिक्स लिख दी A11, बताओ ये रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स, दोनों है भाई। हमारी कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ रो एक होनी चाहिए, एक है नंबर ऑफ रो, इसका मतलब रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि कॉलम मैट्रिक्स है या नहीं, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, एक ही है, कॉलम मैट्रिक्स भी है। स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी है, अरे ठीक है नहीं। तो ये सब है भाई। स्केलर मैट्रिक्स भी है, कौन सी भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स कौन सी कहलाती है बेटा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो, कौन सी कहलाएगी, नल मैट्रिक्स कहलाएगी। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो, यानी सभी एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। यानी इन जनरलाइज लिखना चाहें, ए आई जे ऑफ ऑर्डर m इंटू एन, ये नल मैट्रिक्स कब कहलाएगी, व्हेन ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी कंडीशन फॉर ईच आई एन जे, फॉर ईच आई एन जे, कोई भी आई और जे हो सबके लिए ए आई जे क्या होना चाहिए बेटा, 0। कहने का मतलब यदि मैं कोई भी एक मैट्रिक्स लिख दी, ये कौन सी कहलाएगी, नल मैट्रिक्स ऑफ 2/3, 2/3। एक मैंने 2/2 की नल मैट्रिक्स लिख दी, तो ये कौन सी कहलाएगी, नल मैट्रिक्स ऑफ 2/2। यदि किसी मैट्रिक्स को, इसको जनरली हम डार्क ओ से दिखा देते हैं बेटा। अब डार्क ओ बहुत सी जगह नहीं लिखता है। यदि मैं ये लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये जो 0 रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन से रिप्रेजेंट कर रहा है, नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ठीक है। ये जो 0 रिप्रेजेंट करता है वो कौन सी है, नल मैट्रिक्स, यानी एक ऐसी है, एक नल मैट्रिक्स है। ऑर्डर लिखेगा अपने आप, ऑर्डर यदि 2/2 2/3 3/3 3/2, इसका मतलब ए मैट्रिक्स क्या है बेटा, ए मैट्रिक्स है हमारी 3/2 की एक नल मैट्रिक्स, 0 0 0 0 0 0।
3/2 की नल मैट्रिक्स। आया समझ में? नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? इस टाइप की कोई मैट्रिक्स बन रही है बेटा, यानी कहने का मतलब क्या निकल रहा है कि यदि कोई एक मैट्रिक्स ए है, Aij ऑफ ऑर्डर m इंटू n, तो नंबर ऑफ कॉलम क्या होनी चाहिए हमारी? बड़ी ज़्यादा होनी चाहिए नंबर ऑफ रो से, यानी m इज लेस देन n। नंबर ऑफ रोज should be less than number of columns। number of rows should be less than number of columns। तो ये क्या कहलाएगी? हमारी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगी भाई, ठीक है नहीं? यदि मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूँ कोई भी, Aij ऑफ 2 3, यानी रो तो दो हैं बेटा, कोई भी A11 A21, और कॉलम कितनी है? 3, A212 A13 A22 A23। तो नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ी हैं भाई, तो ये कौन सी कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल। मैंने अगेन बोल दिया, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा था? भूल जाओ तो सबसे पहले ये बना दो, ये हॉरिजॉन्टल बन रहा है भाई, ठीक है नहीं? तो यहाँ से पता चल जाएगा। इसमें नंबर ऑफ, ये तो नंबर ऑफ रो और ये नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा है, नंबर ऑफ रो कम है, ठीक है नहीं? तो वो कौन सी कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल कहलाएगी। वर्टिकल नेक्स्ट आता है बेटा, इसमें वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या करें बताओ? ऑब्वियसली कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी। क्या मतलब निकल रहा है कि नंबर ऑफ रो क्या होनी चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी यदि कोई एक मैट्रिक्स Aij ऑफ m इंटू n, तो वर्टिकल मैट्रिक्स कब कहलाएगी बेटा? जब m शुड बी ग्रेटर देन n। m क्या होना चाहिए? n से ग्रेटर होना चाहिए। नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। m नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है बेटा, और n नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो नंबर ऑफ रो क्या होनी चाहिए हमारी? नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? वर्टिकल मैट्रिक्स। लिखना चाहें कोई भी Aij ऑफ 4 इंटू 2, यानी 4/2 की कोई भी एक मैट्रिक्स बेटा, A11 A12 A21 A22 A31 A32 A41 A42। तो ये क्या कहलाएगी बताओ? क्या कहलाती है ये कहलाएगी हमारी वर्टिकल मैट्रिक्स। कोई डाउट अगेन? नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट कहलाता है बेटा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है बेटा? दो टाइप है, लिखा हुआ है यहाँ पे, दोबारा मैं नहीं लिख रहा हूँ। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर, दोनों अपर लिख दिए, दोनों अपर लिख दिए। ये लोअर कर लेना बेटा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेटा, ठीक है? अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो मीनिंग कौन सा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का? पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ध्यान रखो। कौन सी मैट्रिक्स होती है ये? स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा। अब मैं बता रहा हूँ, पहले ये ध्यान रखो, आई और जे में भूल जाते हो भाई, आई और जे में भूल जाते हो कि कौन से बड़ा होना चाहिए, कौन सा छोटा होना चाहिए। अपर ट्रायंगुलर का मतलब ट्रायंगल अपर बना दो, यानी ये ट्रायंगल बना दो। इसका मतलब ये सभी एलिमेंट्स इधर वाले जितने भी हैं सब जीरो होने चाहिए, ये सभी एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए हमारे, जितने भी लिखे हुए। यानी क्या समझिए? कौन सी कहलाएगी बेटा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है?
तो यहाँ क्या कह रहे हैं देखो ध्यान से, इसका मतलब यदि मैं जनरलाइज लिखना चाहूँ बेटा, ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन या एन इंटू एन, ऑब्वियसली ऑर्डर क्या लिखा है बेटा मैंने, एन इंटू एन, या एन भी लिख देते हैं खाली। अब बताओ ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगी, ये कौन सा एलिमेंट्स है, 8 2 1, ये 3 1, ये और डायगोनल वाले 1 1 1 2 2 3 3, इधर वाले तो कुछ भी हो, ये 0 होने जरूरी है। इसका मतलब व्हेन ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज ग्रेटर देन जे। यदि इस कंडीशन को कोई मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी बेटा, हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ध्यान रखोगे तो पहले ट्रायंगल बना दो भाई, ये एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर, 2 -3 0 4 5 6 कुछ और एंड सो ऑन जो भी है। पर इसके अलावा जो इधर पहले बच गए, इधर बच गए, जितने भी जो भी हैं वो सब क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। यानी डायगोनल से लोअर एलिमेंट सब 0 होने चाहिए। तो कौन सी कहलाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यदि मैं एक एग्जांपल लिखना चाहूँ 3×3 में तो वो क्या होगा, देखो एक मैट्रिक्स लिखी बेटा मैंने 3×3 में 1 2 3 0 4 5 0 0 6, ये कौन सी कहलाएगी हमारी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये देखो इसके इधर वाले सभी 0 हैं। आया समझ में, नहीं आया, इनमें से 1 2 0 हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये 0 होने चाहिए हमारे, तो उनमें से 0 हैं या नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारी कंडीशन क्या थी, ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज ग्रेटर देन जे, ये कंडीशन सेटिस्फाई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर, कोई डाउट। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो बताओ, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली लोअर वाला ट्रायंगल बना दो। किसकी बात कर रहा हूं मैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कह रहा हूं बताओ, यदि ये मैट्रिक्स है कोई तो इसमें लोअर वाला ट्रायंगल बना दो, यानी ये एलिमेंट सब 0 जितने भी होंगे। ये एलिमेंट सब क्या होंगे बेटा, हमारे 0 होंगे। यानी जनरलाइज बात करना चाहें कि कोई एक मैट्रिक्स ए है, ए आई जे ऑफ ऑर्डर n इंटू एन या ऑर्डर n, तो ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज लेस देन जे। यदि i की वैल्यू j से कम है, ये कौन सा है बेटा, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड कॉलम, सब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, a12 a13 a1n a2 तो यहाँ ही रह गया, a23 एंड सो ऑन, ये सभी एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे 0 होंगे। क्लियर। तो यहाँ से बेटा यदि मैं एक एग्जाम्पल लिखना चाहूँ 3×3 में ही लिख देता हूँ, चलो दोबारा, और चाहो तो 4×4 में लिख देता हूँ भाई। तो देखो बताओ कौन से बेटा, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, 1 0 0 0, 4×4 में लिख रहा हूँ, 2 0 2 2 2 3 0 0 4 5 6 0 7 8 9 7 8 9 10। यानी इस ट्रायंगल के अलावा सभी एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो इसमें ये सब एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए बेटा, 0। 10 है ये भाई, ये 0 नहीं है, और 0 हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमारे, तो वो 0 होने ज़रूरी है। आया समझ में, नहीं आया तो बताओ क्या बोल रहे हैं यहाँ से। तो कौन से हुई बेटा, ये कौन सी कहलाएगी हमारी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें पूछता है बेटा फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज। तो बताओ फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, कम से कम 0 इसके डायगोनल्स के एक साइड वाली 0 है और एक साइड वाली इन ऑर्डर n में बेटा कितनी थी, याद हो तो nc2 या n² - n/2 यही थी। तो इसलिए मैंने बोला था नंबर ऑफ जीरोज की बात करें तो जो मैंने समझाया वो याद रखो, उससे सॉल्व हो जाएगी। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, n² - n/2 कम से कम। और ये मैं बता चुका हूँ डायगोनल है बेटा, ये डायगोनल है, ठीक है, वो तो सही लिखा है जी। तो नीचे वाले में क्या लिख रहा है बेटा,
फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, वो मैं बता चुका हूँ, ऑफ ऑर्डर n बता चुका हूँ पीछे, ठीक है नहीं। तो डायगोनल मैट्रिक्स में n स्क्वायर माइनस n लिखना चाहें, पर मैं पीछे बता चुका हूँ इसको, ठीक है नहीं। तो ये कौन सी कहलाती है बेटा हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, अपर और लोअर दोनों ही हो गए। नेक्स्ट इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, वैसे सब कुछ डिफाइन कर दिया यहाँ पे ही। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स यानी कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब पहली बात तो उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। क्या इक्वल होना चाहिए बेटा, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। दूसरा उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब यदि ए कोई मैट्रिक्स ए आई जे है और बी मैट्रिक्स बी आई जे, पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब A11 B11 के इक्वल होना चाहिए, A31 B31 के इक्वल होना चाहिए, A12 B12 के इक्वल होना चाहिए एंड सो ऑन। समझ में आया मैंने क्या बोला, यानी वो यहाँ पे लिख रखा होगा, देखो टू मैट्रिक्स A एंड B आर said to be equal and written as A is equal to B if and only if they are of the same order, वही बोल चुका हूँ मैं पहले ही। सेकेंड, ईच एलिमेंट्स ऑफ A is equal to corresponding elements of B, यानी क्या बोल रहे हैं बेटा, यानी पहले वाली 1 इस 1 के इक्वल होना चाहिए, ये रिजल्ट इसके 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 इक्वल होना चाहिए और ये रिजल्ट इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये कैसे कहलाएंगे बेटा, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं कहलाएंगे। कोई भी एक इक्वल नहीं है, इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएंगे भाई, ठीक है नहीं। तो इक्वल मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है, प्रत्येक एलिमेंट्स आपस में करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। अब इस पर देखो हमें कैसे बना सकता है, यदि एक मैट्रिक्स बोल दिया हमें ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, बोल रहा है हमें 2x - 1 y - 3 4 z - 1 5 6 x 1, मैंने लिख दिया बेटा A 2 5 4 3 B 6 4 1 बोल रहा है एक मैट्रिक्स A है, एक मैट्रिक्स ये B है। इफ इट इज पॉसिबल टू A एंड B आर इक्वल फॉर एनी वैल्यू ऑफ x y z एंड A एंड B, क्या ये दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं किसी x y z A और B की वैल्यू के लिए? चेक कर लेते हैं भाई। यदि मैं इन दोनों को इक्वल करता हूँ बेटा, तो यहाँ से A इज इक्वल टू 2 दिख रहा है बेटा, x - 1 इज ऑल्सो 2, तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, y - 3 इज इक्वल टू 5 यानी y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, 4 4 है, z - 1 इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 4 हो जाएगा बेटा, b इज इक्वल टू 5 डायरेक्टली दिख रहा है, 6 6 है, x इज इक्वल टू 4 1 1 है। बताओ पॉसिबल है क्या? यस मत बोल देना भाई, गलत हो जाएगा। क्यों? x की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है बेटा 3, यहाँ कितनी आ रही है 4, इसका मतलब एक x कोई भी रखोगे 4 रखोगे तो ये इक्वल नहीं होंगे और 3 रखोगे तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब अभी इस कंडीशन में ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल पॉसिबल नहीं है। आया समझ में? कोई भी x y z की वैल्यू के लिए ये दो मैट्रिक्स इक्वल पॉसिबल नहीं है, x y z a b जो भी है नॉन। तो फिर क्या करें बताओ? मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया बेटा, मैंने यहाँ पर 3 कर दिया। क्या अब ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ये बोल दो ये दोनों इक्वल हैं, देन x y z फाइंड आउट करो। तो बताओ x कितना दिख रहा है बेटा हमें 3, y कितना हो जाएगा 8, ये दोनों a इज इक्वल टू 2 दिख ही रहा है स्टार्टिंग में बेटा, z इज इक्वल टू 4 दिख रहा है एंड b इज इक्वल टू 5। कोई डाउट? तो ये कौन सी कहलाती है बेटा हमारी इक्वलिटी ऑफ द
मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्स इक्वल कब है भाई, कंडीशन क्या है इसकी। नेक्स्ट बेटा, इसी पे एक क्वेश्चन दे रखा है बेटा हमें, बोल रहा है यदि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो एक्स वाई जेड फाइंड आउट करो। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ बोरिंग है भाई थोड़ा सा, तो इसलिए झेलना ही पड़ेगा बेटा। 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -2, क्यों क्वेश्चन बनते ही नहीं ज़्यादा बढ़िया है स्टार्टिंग में, इजी वैसे ही बनते हैं बिल्कुल। यहाँ से बोलो दूसरा रिजल्ट क्या दिख रहा है, 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, x -2 है तो बेटा 2y -2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1, 1 हो गया। थर्ड केस बोलो, दिख रहा है डायरेक्टली z -1 इज इक्वल टू 3, तो z इज इक्वल टू बेटा 4। थर्ड केस, पहला केस था वो सेकंड था, फोर्थ और लिख देते हैं। फोर्थ केस में क्या कह रहा है बेटा हमें, फोर्थ केस में बोल रहा है 4w -8 इज इक्वल टू 2w, तो w इज इक्वल टू कितना दिख रहा है यहाँ से 2, कुछ गलत कर दिया शायद, 8 4 आ रहा है शायद बेटा, 2w इज इक्वल टू 8, तो w इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया हमारा x -2 y 1 z 4 एंड w ऑल्सो 4। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा एलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है देखते हैं अभी। हाँ भाई, नेक्स्ट बेटा एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का एडिशन। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर क्या है m इंटू एन जो भी है, देन देयर सम इज डिफाइंड टू बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। मतलब क्या बेटा, दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल है, कहने मतलब ये है कब पॉसिबल है, वो जब ए और बी का पहली बात तो ऑर्डर सेम हो, दूसरा उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो, यानी A11 में B11, A12 में B12, A13 में B13, A32 में B32, A31 में B31, कोई भी कहने मतलब A33 में B33 ऐड कर दो तो वो रिजल्ट आएगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा एडिशन कहलाएगा। क्लियर। तो देखो क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे कि यदि एक मैट्रिक्स A है और ये मैट्रिक्स B है बेटा, तो A दे रखा है A11 A12 2/2 की है, B भी एक 2/2 की है, तो बताओ A प्लस B A11 B11 में ऐड होगा। इन जनरलाइज लिखना चाहूँ बेटा मैं, तो यदि एक मैट्रिक्स है Aij ऑफ ऑर्डर m इंटू एन, B एक मैट्रिक्स है Bij ऑफ ऑर्डर अगेन m इंटू एन, तो A प्लस बी बेटा क्या होगा, A प्लस बी होगा बेटा हमारा Aij प्लस Bij ऑफ m इंटू एन फॉर ईच पेयर, यानी आई की वैल्यू जो यहाँ रखनी है वो यहाँ रखनी है, जो यहाँ रखनी है वो यहाँ रखनी है। एग्जाम्पल दे ही रखा है, क्लियर है। तो A11 B11 के साथ ऐड, A12 B12 के साथ ऐड, A21 B21 के साथ ऐड, A22 B22 के साथ ऐड, एंड जो भी जितने ऑर्डर किए बेटा, क्लियर। तो ये कौन सी कहलाएगी, हमारा एडिशन ऑफ क्या, टू मैट्रिसेस बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं इसमें, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा। प्रॉपर्टीज का मतलब ऑब्वियसली कम्यूटेटिव है, यानी A प्लस बी किसके इक्वल होगा बेटा, B प्लस ए के, ठीक। एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव का मतलब कि A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। कैसा है ये, एसोसिएटिव भी है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, कहने का मतलब मैट्रिक्स में क्या ऐड करें, क्या ऐड करें, वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी कि ये रिजल्ट ए आ जाए, रिजल्ट ए आ जाए। मैट्रिक्स आइडेंटिटी इनवर्स में ये आना चाहिए, एग्जिस्टिव ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी
तो ऐड क्या करें कि यही आ जाए 0 ऑब्वियसली है। तो क्या ऐड करें, 0 ऐड करें बेटा। कोई भी एडिटिव में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी मैट्रिक्स ए में क्या ऐड करें, जो ऐड करेंगे वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी कि मैट्रिक्स ए आ जाए। ऑब्वियसली ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए इज नल मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी of matrix A is equal to 0, is equal to null matrix। क्लियर। नेक्स्ट 4th पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी ए में क्या ऐड करें हम बेटा, कौन सा पॉइंट है ये, 4th पॉइंट। ए में क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी क्या आती है इसकी, आइडेंटिटी इज 0। तो क्या ऐड करें, जो ऐड करेंगे वो क्या कहलाएगी, हमारा एडिटिव इनवर्स। ये हमारी एडिटिव इनवर्स कहलाती है। तो बताओ एडिटिव इनवर्स क्या होगा हमारा, माइनस ही हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा, इसमें क्या ऐड करें, -a करेंगे तभी तो ये आ जाएगा बेटा। तो एडिटिव इनवर्स जनरल लिख देता हूं मैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज, इधर लिख रहा हूं थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया क्या बेटा, ये डबल डी आएगा बिल्कुल, है ना। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स of matrix A is equal to -a। एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A is equal to क्या होगा बेटा, -a। ठीक है। नेक्स्ट कैंसिलेशन लॉ, यानी कहने मतलब एडिशन में यदि a + b a + c है तो क्या हो जाएगा, बी और सी, सॉरी ए और बी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। मल्टीपल में नहीं होता है भाई, क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बन गया बेटा, बी इज इक्वल टू सी। कैंसिलेशन लॉ एप्लीकेबल है। यदि हम के से मल्टीप्लाई करते हैं एडिशन में तो दोनों में अलग अलग हो जाएगा। और ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी किसके इक्वल होगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस ट्रेस ऑफ बी, दोनों का अलग अलग ट्रेस आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग क्या आ जाएगा, ट्रेस आ जाएगा। कोई दिक्कत। तो एडिटिव में एक बार और लिख देता हूँ, यदि चाहो तो आप ए कोई भी मैट्रिक्स है 2 3 -1 4, तो बताओ इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी और एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी इज नल मैट्रिक्स, जो जिस ऑर्डर की है उसी ऑर्डर की। और एडिटिव इनवर्स इज -a, माइनस का प्रत्येक में मल्टीपल होता है भाई, ध्यान हो तो 1 और -4। कहने मतलब इन दोनों को ऐड करने पर क्या आ जानी चाहिए, आइडेंटिटी आ जानी चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, नल मैट्रिक्स आ जानी चाहिए। क्लियर। तो ये हमारी क्या प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। बस यहाँ माइनस का भी लिख दिया है पर कोई फर्क नहीं है। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस, सेम जैसे एडिशन था उस प्लस की जगह माइनस कर दो बेटा, और कुछ नहीं है। कहने का मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए। और यदि a माइनस बी निकालना है तो एक एक एलिमेंट्स में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ b माइनस करना है। यानी इन जनरल लिखना चाहूँ बेटा मैं, यदि कहीं लिखा हुआ है a इज इक्वल टू aij ऑफ ऑर्डर m इंटू n और b इज इक्वल टू bij ऑफ ऑर्डर m इंटू n, तो a माइनस बी क्या होगा बेटा, a माइनस बी इज इक्वल टू aij माइनस bij ऑफ ऑर्डर m इंटू n। क्लियर।
क्या होगा, ए आई जे माइनस बी आई जे ऑफ ऑर्डर m इंटू एन, ये हमारा क्या होगा, m इंटू एन का रिजल्ट आ जाएगा, m इंटू एन ऑर्डर की a माइनस बी मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जैसे कि यदि एग्जाम्पल लिखना चाहूँ मैं बेटा, a कोई भी हमारा 2 3 4 5 1 माइनस 2 है, और b मैट्रिक्स है बेटा कोई भी 3 माइनस 1 4 2 माइनस 3 5। ठीक है, और हमें क्या निकालना है बेटा, a माइनस बी निकालना है। तो बताओ a माइनस बी क्या होगा, ये माइनस ये माइनस 1, ये माइनस ये 4, ये माइनस ये 0, ये माइनस ये 3, ये माइनस ऑफ माइनस माइनस ये माइनस ये 4 बेटा, ये माइनस ये माइनस 7। दिस इज a माइनस बी। इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है, क्या बोल रहे हैं बताओ, बोल रहा है बेटा एक मैट्रिक्स ए रखिए, एक मैट्रिक्स बी रखिए, फाइंड द मैट्रिक्स डी सच दैट a प्लस बी माइनस डी इज इक्वल टू 0, यानी d इज इक्वल टू a प्लस बी। सीधे सीधे ही एडिशन वाले फॉर्मूला जा डायरेक्ट ही, d को इधर ले गए बेटा, d इज इक्वल टू a प्लस बी, a और b को ऐड कर दो, बोलो 1 माइनस 1 0, 4 प्लस माइनस 2 2, 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 5 7, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6। क्लियर। तो ये क्या हो गया, डी आंसर आ गया। यदि यहाँ पे a माइनस बी पूछा होता तो निकाल सकते हो इजीली यार। नेक्स्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो कि मैं बता चुका हूँ पहले भी, मैंने आइडिया दे दिया था कि मल्टीपल बेटा डिटर्मिनेंट में और मैट्रिक्स में ये बड़ा वो है। एक तो क्या डिफरेंस है, डिटर्मिनेंट क्या था, एक वैल्यू था, मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट है। एक डिफरेंस तो ये था हमारा, और दूसरा यहाँ पर एक बड़ा वो आता है बेटा, यदि डिटर्मिनेंट में कोई मल्टीप्लाई करते हैं हम किसी कांस्टेंट के से, तो वो या तो एक रो में होता है या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, याद आ रहा है। जबकि मैट्रिक्स में ये प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। वही लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखो, लेट ए कोई मैट्रिक्स है m इंटू एन ऑर्डर की, बी अ मैट्रिक्स एंड के बी अ नंबर, देन द मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए बाय के इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बाय के, एंड इट इज डिनोटेड बाय के ए या ए के, जो भी लिखो। यानी ए कोई भी मैट्रिक्स है ए आई जे ऑफ m इंटू एन, तो k इंटू ए या a इंटू के किसके इक्वल होगा बेटा, एलिमेंट्स के मल्टीपल, यानी k इंटू ए आई जे ऑफ m इंटू एन। यानी यदि ए मैट्रिक्स एग्जाम्पल लिखना चाहूँ बेटा मैं कोई भी 2 3 माइनस 1 4 1 2, और मैं बोलना चाहूँ 3a निकालना है, बताओ आपको, तो 3a कितना हो जाएगा बेटा, 6 9 माइनस 3 12 3 6, दिस इज इक्वल टू 3, यानी प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। यदि रिवर्स बोले इसका, तो कॉमन लेना है तो प्रत्येक एलिमेंट से कॉमन आता है भाई। यदि लिखा हुआ है कहीं 4 6 माइनस 8 10 माइनस 4 माइनस 6 8 2 12, तो देखो इसको क्या ले सकता हूँ मैं, a इज ऑल्सो इक्वल टू, मैंने क्या किया बेटा 2 कॉमन निकाला है, 2 कॉमन निकालोगे तो 2 टाइम्स ऑफ, बोलो क्या लिखेंगे, 2 3 माइनस 4 5 माइनस 2 माइनस 3 4 1 6, यानी यहाँ पे कॉमन भी प्रत्येक एलिमेंट से आता है और मल्टीपल भी प्रत्येक एलिमेंट्स में होगा। जबकि रिपीट कर रहा हूँ एक बार, और डिटरमिनेंट में एक रो या एक कॉलम में। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आता है भाई, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आता है। वो क्या आता है बेटा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान देना बेटा। यदि कोई एक ए मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन या एन इंटू एन, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैं डिटरमिनेंट की बात करना चाह रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ।
तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए क्या लिख देंगे, ऑब्वियसली ये लिख देंगे, ठीक। पर यदि मैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के बोलना चाहूं, पहला तो कुछ है ही नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए, डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए बोलना चाहूं बेटा, तो रिजल्ट क्या होगा बताओ, इसमें प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीपल होगा और ऑर्डर एन है, तो प्रत्येक रो में प्रत्येक एलिमेंट मल्टीपल होगा, तो प्रत्येक रो में से एक के कॉमन आएगा, तो बताओ कितने कॉमन आ जाएंगे, एन कॉमन आ जाएंगे, के की पावर एन। पहले ये लिख ही देता हूँ, के इंटू ए का डिटर्मिनेंट, के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। जैसे कि देखो ए कोई मैट्रिक्स A11, A12 अप टू A1n, A21, A22 अप टू A2n, AN1, AN2 अप टू ANN। तो K इंटू ए मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई, K इंटू ए, डिटरमिनेंट इसका क्लियर है क्या होगा, तो K मल्टीपल हो जाएगा बेटा प्रत्येक में ही। अब यदि इसका डिटरमिनेंट चाहिए तो ये डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है भाई। तो यहाँ से के कॉमन आएगा, एक यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन कितने एन टाइम्स एन रो है बेटा, एन टाइम्स कॉमन आ जाएगा, यानी के की पावर एन इंटू, यही तो बचेगा। और ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, बार बार खाता लिखता है इतना बड़ा बेटा, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब ये काफ़ी काम आएगा, ये गलती नहीं होनी चाहिए इसमें बेटा, ठीक है। कहने का मतलब, और मैं एक एग्जांपल के थ्रू और बोल देता हूँ, यदि एक मैट्रिक्स है AIJ ऑफ ऑर्डर 4 या 4/4, ऑर्डर 4 बोलो चाहे ऑर्डर 4/4 बोलो, एक ही बात है, और इसका डिटर्मिनेंट 5 है, तो बताओ 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3A क्या होगा बेटा। ऑब्वियसली क्या लिखेंगे बेटा, 3A का डिटर्मिनेंट एन 3 की पावर n कितना है बेटा, ऑर्डर कितना है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आंसर क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 5। आया समझ में, कोई डाउट? नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज दिया कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या है। ऑब्वियसली लैम्डा 2 में एडिशन में हो रहा है तो दोनों में अलग अलग मल्टीपल हो जाएगा। लैम्डा प्लस म्यू है इंटू ए, तो लैम्डा इंटू ए प्लस म्यू इंटू ए हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट लैम्डा इंटू म्यू इंटू ए, तो म्यू इंटू लैम्डा 2 इंटू 3 इंटू ए, चाहे 3 इंटू 2 इंटू ए लिखो चाहे 6 इंटू ए लिखो, एक ही बात है बेटा, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यदि माइनस लैम्डा है तो अगेन माइनस का भी कोई फर्क नहीं है, प्रत्येक में हो जाएगा। ट्रेस ऑफ के कितना होगा बेटा, एलिमेंट्स में प्रत्येक में मल्टीपल हो रहा है यहाँ तो के टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है नहीं, तो के टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा बेटा। डाउट? तो इस पे बेस अब दो जनरलाइज, इस पे क्या जनरलाइज क्वेश्चंस हैं कुछ, एक दो देख लेते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, बोल रहा है बेटा, इफ एक्स एंड वाई आर टू मैट्रिसेस आर सच दैट एक्स माइनस वाई क्या दे रखा है, लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पर, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 2 माइनस 1 0 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है बेटा 1 माइनस 2 3 4। तो फाइंड वाई के लिए क्या करें, ये माइनस ये कर दें, तो मैं क्या कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूँ बेटा इसको, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ, तो 2 माइनस 1 कर रहा हूँ। बताओ इसमें से इसको माइनस करोगे तो कैंसिल हो गया 2y बेटा,
इज इक्वल टू ये माइनस ये, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होते हैं बेटा, याद हो तो, ये माइनस ये -2, ये माइनस ये -4, ये माइनस ये 4, ये माइनस ये 4। तो y कितना दिख रहा है बेटा, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, प्रत्येक एलिमेंट में डिवाइड होगा, -1 -2 2 and 2। तो आंसर कितना आ गया बेटा, -1 -2 2 2। आंसर इज कलकत्ता, सी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट दे रखा है बेटा, एक मैट्रिक्स प्लस दूसरी मैट्रिक्स इज इक्वल टू तीसरी मैट्रिक्स, देन ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है। ऐड करना है, तो इसका मतलब सीधा सीधा बताओ, पहले एलिमेंट में ऐड करेंगे तो 1 प्लस ए इज इक्वल टू 2, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, और लास्ट -4 प्लस बी इज इक्वल टू -2। ये सेटिस्फाई, तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना दिख रहा है बेटा, 1, एंड b कितना दिख रहा है, b को इधर ले गए, -2 को इधर ले आए, तो b इज इक्वल टू कितना दिख रहा है बेटा, -2। तो a1 b -2, a1 b -2, ये आंसर हो गया। ठीक है नहीं, नेक्स्ट। इफ x इज इक्वल टू इतने एंड 3x माइनस इतने इज इक्वल टू इतने, देन a इज इक्वल टू, देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, 3x रखते हैं बेटा, 3x बोलो, 3a 0 3 माइनस 2 3 0 2 इज इक्वल टू 1 3 0 1। ठीक है नहीं, तो बताओ यहाँ से 3 माइनस 2 लिख ही देता हूँ मैं, चलो बेटा, 3 माइनस 2 3a प्लस 3 0 प्लस 0 और 3 माइनस 2 3a माइनस 3 है बेटा, और 3 माइनस 2 माइनस कर रहे हैं ना भाई, रिपीट कर देता हूँ, देखो क्या कह रहे हैं। 3 माइनस 2 बेटा, 3a माइनस 3 0 माइनस 0 एंड 3 माइनस 2। तो बताओ रिजल्ट, दिस विल इक्वल्स टू 1 3 0 1। चेक और करना है और रिजल्ट सेम है या नहीं। 1 3a माइनस 3 0 1 इज इक्वल टू 1 3 0 1। तो आंसर कितना हो गया बेटा, 3a माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू 2 आ गया सर। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। इट इज़ क्लियर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वैसे ही परेशान हो गए, बोरिंग टॉपिक है, कुछ खास क्वेश्चन बनते नहीं, पहले ही बोल दिया मैंने आप लोगों को। कहाँ से बनेंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन एड जॉइंट आएगा तब, उसके बाद क्वेश्चन बनते हैं बढ़िया इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट।